हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 13 जून के करंट अफेयर्स और यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स सर्च करना है गूगल पे, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स। हमारा जो लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आएंगे और वहाँ पे 13 जून आप तारीख सेलेक्ट करेंगे, इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए, स्टडी रैंक्स इंडिया सेकेंड इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस। नाइट्रस ऑक्साइड होता क्या है? N2O। अब नाइट्रस ऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। इनफैक्ट दुनिया का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें 6% ये इकलौती गैस है जो कि हमें दे रही है। ग्लोबल एमिशन का 6% नाइट्रस ऑक्साइड से आ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करा जाए CO2 से, अराउंड 300 टाइम्स मोर पोटेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। अगर ये 1 जूल ऑफ एनर्जी स्टोर कर पाती है, ये 300 जूल ऑफ एनर्जी स्टोर करता है एक मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रहा है। बस फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड की हमेशा क्यों बात करते रहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड की बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल इंपैक्ट ज़्यादा है। लगभग जितनी भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसका 90% अकेले कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, अराउंड 6% है जो नाइट्रस ऑक्साइड से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमें नाइट्रस ऑक्साइड पे भी काम करने की ज़रूरत है। और नाइट्रस ऑक्साइड मिलता कहाँ से, जनरली होता कहाँ से है? एक तो फॉसल फ्यूल के एमिशन से होता है, एक जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें जो इंजन है, जब एयर ब्रीथ करता है इंजन, कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर भेजता है। जब अंदर कंबशन होता है, अब एयर में क्या है, 99% ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर है एयर। ठीक है, तो जब अंदर एयर जाती है उसमें क्या कहते हैं, कंबशन होता है और जो बाहर चीज़ आती है वो नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड्स आते हैं, इंक्लूडिंग नाइट्रस ऑक्साइड। और कहाँ से और बड़ा पोल्यूटर क्या है? जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में एक नाइट्रोजन साइकिल चल रही होती है। क्या चल रही होती है कि जो प्लांट होते हैं, मान लीजिए ये प्लांट है, इसके कुछ रूट्स हैं, ठीक है, इसके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। जनरली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन उठाते हैं, उसको फिक्स करके नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है पेड़ों को, ताकि वो नाइट्रोजन की मदद से अपना प्रोटीन बना पाएँ। अब क्या है कि आजकल और ज़्यादा उर्वरता बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र में होता है एमोनिया, NH3, ठीक है, और ये कभी कभी स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन करके N2O बना देता है। तो कहने का मतलब है हम ज़्यादा अगर यूरिया यूज़ करते हैं तो फिर इससे होता क्या है कि हमारा क्या कहते हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका एमिशन ज़्यादा हो जाता है। इंडिया रैंक्स सेकेंड ग्लोबली इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस आफ्टर चाइना, कंट्रीब्यूटिंग 11% ऑफ मैन मेड एमिशंस इन 2020। हम इंडिया अकेला 11% एमिशन करता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, और कहाँ से आ रहा है? मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आ रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजर यूजेज, हम एमोनिया वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और एनिमल मैन्योर वगैरह से अकाउंटिंग फॉर 74% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एमिशन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर हैज़ राइजन सिग्निफिकेंटली 25% अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या होता है? जब भी हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें, मतलब आप सन याद रखेंगे, सन 1850 से 1900 की बात हो रही है कि सन 1850 से 1900 में जो भी N2O का लेवल था, N2O, उससे हम 25% इंक्रीज हो चुके हैं, ये आज है। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है, वो 714 ppm है। किसी ज़माने में प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? अराउंड 270 ppm, और वो भी बढ़ के कहाँ पहुँच गया अब? 417 ppm। ppm माने पार्ट पर मिलियन। जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये तो पर मिलियन में, जब परसेंट यानी कि पर 100 में कन्वर्ट करेंगे, ये वैल्यू निकल कर आती है 0.027%।
अब कितना पहुंच गया, 0.027 से 0.0417, इतना % पहुंच गया है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कभी सोचा नहीं होगा, बल्कि एनसीईआरटी की किताब में अभी भी आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ 0.035%, इतना है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बचपन से बड़े होने तक में ही हमने एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया। एटमॉस्फेयर में लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड करते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाकर रुकेगा। पता लगा हम अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था उसका दुगना कर दें। हम ज़बरदस्त ग्रीन हाउस एमिशंस कर रहे हैं। ग्रीन हाउस एमिशंस करते क्या हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, ये एब्जॉर्ब नहीं करते, सन की रेज एब्जॉर्ब नहीं करते। जब सन की रेज ग्राउंड को गर्म करती हैं और यहाँ से जब रेजेस उठती हैं वो आउट गोइंग हीट को ट्रैप कर देते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते। मतलब अंदर आने वाली हीट को तो आने देते हैं, बाहर जाने वाली हीट को थोड़ा रोक कर रखते हैं। मतलब क्या है कि ये हीट को अर्थ के अंदर ही ट्रैप करके रखते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप करके रखते हैं और इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। तो ये है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है। इसमें N2O अकेले कितना 6.4% ग्रीन हाउस एमिशन करता है और ज़्यादातर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होती है, इसकी वजह से 6.4%। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्प्लीकेशन और अर्जेंसी क्या है, सिंपल सा इम्प्लीकेशन है, क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हम कब चेतेंगे, इतने ज़्यादा हीट वेव हमारे नॉर्दर्न सिटीज़ में आ रही हैं। अब ज़रूरी है कि हम एक एक गैस पे काम करें, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे भी काम करना है, मेनली N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये खाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमने कहा कि ये 300 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है, यहाँ पे 298 एग्जैक्ट टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इतने गुना ज़्यादा पोटेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में और ये कंट्रीब्यूट करती है ओजोन के डिप्लीशन में भी, और ऑब्वियसली इसकी मदद से क्लाइमेट चेंज होता है, वाटर क्वालिटी ख़राब होती है, दूसरे हेल्थ इफेक्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहली न्यूज़ थी। सेकेंड, 4 न्यू स्टडीज़ रिपोर्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स लॉन्ग अवेटेड HIV वैक्सीन। HIV हमें पता है एक वायरस है जो सबसे पहले अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था और 1980s में डिटेक्ट होने के बाद से लेकर अब तक ये सबसे डेडली वायरस है जिसके अगेंस्ट हमारा कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। हम इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, हम बस इतना कर सकते हैं, कुछ दवाइयों की मदद से इसको सप्रेस कर सकते हैं। करता क्या है ये वायरस, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करता है और जिसकी वजह से होता ये है कि छोटी सी भी बीमारी हमें मार सकती है। तो इम्यून सिस्टम ऐसा इतना वीक हो जाता है कि वो लड़ नहीं पाता है कई सारी बीमारियों से। तो अब इसके अगेंस्ट कुछ वैक्सीन में प्रोग्रेस हुई है। तो दीज यहाँ पे रिसेंट रिसर्च हाईलाइट प्रोग्रेस टुवर्ड HIV वैक्सीन यूजिंग नैनो पार्टिकल बेस्ड कैंडिडेट N332GT5 और EOD-GT8 कोई वैक्सीन्स होंगी जो बनाने की कोशिश हो रही है। द वैक्सीन शो प्रॉमिस इन स्टिमुलेटिंग ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज इन एनिमल मॉडल्स, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन द क्वेस्ट फॉर एन HIV वैक्सीन। एनालिसिस देखो क्या है। इन अर्ली 1981 Dr. Michael Gottlieb reported 5 cases of pneumocytis pneumonia in patient displaying immunological abnormalities, marking the first recognized case of AIDS। हुआ क्या था कि immunological abnormalities मतलब कि कुछ 5 केसेस में जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, अब तब से लेकर कई सारा हमारा रिसर्च हो चुका है, 45 साल हो चुके हैं, हमें अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं मिली है। ठीक है, इसमें हमें एक चीज़, अच्छा हाँ, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज दैट कैन टारगेट मल्टीपल HIV स्ट्रेन हैव शोन प्रॉमिस। दीज एंटीबॉडीज आर रेयर एंड टिपिकली टेक ईयर्स टू डेवलप नेचुरली इन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो ये ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, इनके बेसिस पे हमने कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश करी है। ये हैं क्या कि आर एंटीबॉडीज केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ वायरस सच एज HIV। अब देखो HIV की एक खासियत है, क्यों हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से म्यूटेट होता है, अपने नेचर को चेंज करता है। हम उसके एक एक्सपेक्ट को पकड़ के अगर उसकी वैक्सीन बना देंगे वो म्यूटेट कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, फॉर्म चेंज होगा, तो फिर वो जो पुरानी वैक्सीन है वो उतनी कारगर नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसकी जो वैक्सीन बनानी है वो डिफ़िकल्टी हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे बना रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर स्ट्रेन्स पे जो वैसे भी एक्ट करें।
ठीक है, तो बस यही न्यूज़ थी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। इंडिया डिटेक्ट्स सेकेंड ह्यूमन केस ऑफ H9N2 बर्ड फ्लू। अब H9N2 बर्ड फ्लू है क्या? एक बर्ड फ्लू का वेरिएंट है। बर्ड फ्लू के कई वेरिएंट हैं, उनमें से एक है ये, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएंट है। इसके बाद एक और जो वेरिएंट होता है वो होता है H5N1, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा बोला ही जाता है। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है H9N2, ये इतना प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेन नहीं है। ज़्यादातर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं। ये लेकिन बर्ड्स को मारता है। लेकिन जो H5N1 है ये एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेन होता है, जो कि बर्ड्स पे तो इम्पैक्ट करता है, कभी कभी ह्यूमंस पे भी सीवियर इम्पैक्ट होता है। आप पहले बर्ड फ्लू समझ लें कि होता क्या है, कि है क्या, ये एक इन्फेक्शंस डिजीज़ है जो कि बर्ड्स में कॉज होता है। आपने H1N1 सुना होगा जो कि स्वाइन फ्लू है, उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये H5N1 है। तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बर्ड में होता है, यानी कि बर्ड टू बर्ड स्प्रेड करता है। कैसे स्प्रेड करेगा? मान लीजिए एक स्पीशी ऑफ बर्ड है, पैरट्स है, वो दूर दूर तक मान लीजिए जा रहे हैं। ठीक है, जब वो जो बीमार पैरट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अपने ड्रॉपिंग्स करेंगे, खाना खाएंगे, जिन जिन जगहों पे जाएंगे वहाँ वहाँ ये फैलाते चले जाएंगे। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जनरली बर्ड टू बर्ड इस तरीके से फैल जाता है। क्या क्या तरीके हैं? या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो विद नेसल या रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड फीसीज, या कंटेमिनेटेड फीड या वाटर, एक जैसी फीड हर जगह दे रहे हैं, या कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट एंड ह्यूमंस भी इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बेहतर तरीका क्या है, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, जो भी हमारे क्या कहते हैं बर्ड्स की प्लेसेस हैं उसको आप कंप्लीटली टॉप से कवर रखें, ताकि कोई दूसरी बर्ड आकर वहाँ पे ड्रॉपिंग्स ना कर जाए और ये सारी चीज़ों, और सेग्रीगेशन रखा जाए। जो बर्ड आपको लग रहा है बीमार है उनको सेग्रीगेट करा जाए, पूरी तरीके से क्वारंटीन करा जाए। इस तरीके से जैसे नॉर्मली हम ह्यूमंस को सेव करते हैं कोरोना वायरस में, जैसा कि देखा गया, वैसा ही यहाँ पे करा जाएगा और इस चीज़ से हम बच सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि किन बर्ड्स को सेपरेट करना है, उसके लिए आप समझें कि साइंस क्या होते हैं इन्फेक्शन के। एक तो लैक ऑफ एनर्जी और एपेटाइट, अगर बर्ड्स ने खाना कम कर दिया है, डायरिया हो रहा है, ठीक है। फिर कॉम्स ऑन वेवल्स ऑफ चिकन टर्न पर्पलिश, ये जो हैं सर के ऊपर अगर पर्पलिश हो जाए, और एक और चीज़ कि हेड रीजन एंड लेग जो हैं वो स्वेल कर जाएं, अगर स्वेलिंग हो रही है लेग्स में। फिर देयर इज़ अ डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड कफिंग एंड स्नीजिंग, अगर ये सारी चीज़ हो रही है मतलब हो सकता है कि बर्ड को बर्ड फ्लू हो, ठीक है। और इस केस में हमें करना क्या है, हमें क्वारंटीन करना है। अगर पालतू बर्ड है तो फिर ऑब्वियसली उसको हम वेट को दिखा सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर को। तो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट WHO रिपोर्ट, द चाइल्ड वॉज फर्स्ट टेकन टू अ पेडियाट्रिशियन देन एडमिटेड टू लोकल हॉस्पिटल्स ICU ड्यू टू सीवियर सिम्पटम। जब स्वैब सैंपल लिया गया कि भाई किस टाइप का इन्फेक्शन है, तो पता क्या लगा कि प्रेजेंस ऑफ H9N2 वायरस है, लीडिंग टू पेशेंट्स डिस्चार्ज विद ऑक्सीजन सपोर्ट इन May 1। WHO expects sporadic human cases of bird flu in India primarily due to ongoing virus circulation in poultry population। तो वो कह रहा है कि पोल्ट्री पॉपुलेशन में ये, मतलब बर्ड्स की पॉपुलेशन में ये फैल रहा है, और कभी कभी ये मतलब जूनोटिक स्ट्रेन है जो कि कभी कभी एनिमल से ह्यूमन में जंप कर जाता है। तो एक ऐसा केस हमें मिल गया, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इस बच्चे को ज़रूरत पड़ी। ये वेस्ट बंगाल का कहीं का केस था। बस इतनी ही बात है, बाकी आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे वायरस से रिलेटेड 2015 में आया था कि H1N1 वायरस समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे जो आंसर है वो है स्वाइन फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू है। बर्ड फ्लू आपने देख लिया कि H9N5 या तो हो गया, या फिर H5N1। आगे चलते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गोवा सीक रिडक्शन इन इको सेंसिटिव एरियाज इन वेस्टर्न घाट्स एंड डेवलपमेंट कंसर्न। अब आपको समझना पड़ेगा कि इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। देखिए, जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट का कोर है, ये मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर दोनों साइड बड़े लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं,
ठीक है। अब इन फॉरेस्ट में, ताकि ये फॉरेस्ट सिक्योर रहे, कभी कभी क्या होता है, फॉरेस्ट के आसपास का कुछ रीजन है जिसको कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन ESZ डिक्लेयर कर दिया जाता है। जनरली ये कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो उन्हें पावर दी गई है उसके थ्रू ये बताया है कि ये कम से कम 10 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए। कुछ जगहों पे ये कम भी कहा जा सकता है, जैसे कि हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे 5 ही किलोमीटर का है इको सेंसिटिव जोन। कई जगहों पे इससे बड़ा भी करा जा सकता है। अब जैसे कि माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट थी, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट थी, जिन्होंने पहले ही ये बोला था कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन है वो 10 किलोमीटर से बढ़ा के और बड़ा कर देना चाहिए और ज़्यादातर वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत रैपिड डेवलपमेंट है रोड वगैरह का, और उससे हो ये रहा है कि वहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे, जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये सिर्फ इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं है, इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा मिला हुआ है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है? वो रीजन जहां पे जो पॉपुलेशंस और कम्युनिटीज पाई जा रही हैं एनिमल, फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज की, वो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म शो कर रही हैं। यानी कि जो स्पीशीज आपको इन फॉरेस्ट में मिल रही है वो दुनिया के कई फॉरेस्ट में नहीं मिल रही है। जैसे कि लॉयन टेल मकाक या फिर नीलगिरी तहार। ठीक है, तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि आपको खाली यहीं मिलते हैं। तो फिर इसलिए कस्तूरी रंगन कमेटी या माधव गाडगिल कमेटी ने यह कहा था कि इको सेंसिटिव जोन सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का नहीं होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। फ़ायदा क्या होता है इको सेंसिटिव जोन का? अगर आपको इस रिस्ट्रिक्टेड जोन में कुछ भी बनाना है तो फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन चाहिए होगी कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बड़े कंस्ट्रक्शन, रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह। ठीक है, और ये जो जोन है ये इस तरीके से चेंज नहीं करा जा सकता बिना उनकी परमिशन के। यहाँ पे कुछ ही एक्टिविटीज़ हैं जो कि अलाउड हैं। आप एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें पक्का नहीं कर सकते, किसी केस में नहीं कर सकते। माइनिंग नहीं कर सकते, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, आप डैम्स नहीं बना सकते इस एरिया में। ठीक है, और कुछ चीज़ें खाली परमिशन के साथ कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म एक्टिविटी है, रेस्टोरेंट वगैरह बना सकते हैं लेकिन परमिशन के साथ, इस चीज़ को देखते हुए कि जो कोर फॉरेस्ट है उसको कोई नुकसान ना हो। तो इको सेंसिटिव जोन क्या है? वो जोन जहाँ पे हमें पता है कि वाइल्ड लाइफ हो सकता है कभी कभी बाहर आ जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमें पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी पोल्यूशन हुआ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस फॉरेस्ट के प्रेस्टीन नेचर पर। तो इसलिए हम बाहर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है इको सेंसिटिव जोन। अब कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोसेस्ड एस्टैब्लिशिंग इको सेंसिटिव एरियाज अक्रॉस 6 स्टेट्स टू प्रोटेक्ट वेस्टर्न घाट। हाउएवर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा ने कहा है कि भाई थोड़ा सा इस एरिया को रिड्यूस कर दो, हमारी डेवलपमेंट नीड्स हैं, आप सब कुछ इको सेंसिटिव जोन मत बना दो। ऑब्वियसली सब कुछ नहीं बना रहे, कुछ कुछ एरियाज बना रहे हैं। तो ये टोटल एरिया 56,800 स्क्वायर किलोमीटर का है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट याद रखना है कितना है, क्या है, आपको पता होना चाहिए चीज़ क्या है। इको सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव जोन कहते किसको है? यहाँ इन्होंने खाली स्टेट्स मार्क कर दिए हैं, एरिया मार्क नहीं करा है एग्जैक्टली क्या करा गया है। ठीक है, कर्नाटक का कुछ अपोजिशन है कि हैज़ कंसिस्टेंटली अपोज्ड कस्तूरी रंगन पैनल, जो मैंने बताया कि जिन्होंने बोला था कि ये कर देना चाहिए, पैनल रिपोर्ट दैट सर्व्स एज द बेसिस फॉर ESA प्रपोजल। फिर कस्तूरी रंगन पैनल ने कहा क्या था कि 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव एरिया बना देना चाहिए। कर्नाटक का में एक सर्टेन पोर्शन आता है इसका, वो इसको अपोज कर रहे हैं। गोवा ने क्या कहा है? गोवा ने बस ये कहा है आप 1461 स्क्वायर किलोमीटर जो गोवा में इस एरिया को असाइन कर रहे हैं उसको घटाकर 370 मतलब 370 स्क्वायर किलोमीटर इसमें से घटा दिया जाए। सिर्फ इतना सा बात है। ठीक है, बस यही मेन कंसर्न है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप ये समझें कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 16 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर landfalling within 10 kilometers of the boundaries of national park and wildlife sanctuary as eco fragile zone या eco sensitive zone under
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कि 10 किलोमीटर का जो रीजन है उसको आप इको सेंसिटिव जोन कर दें। ये 10 किलोमीटर फिक्स नहीं होता। व्हाइल द 10 किलोमीटर रूल इज इंप्लीमेंटेड एज जनरल प्रिंसिपल, द एक्सटेंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन में वेरी, एरियाज बियॉन्ड 10 किलोमीटर कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड या नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज ESZ। उसके बियॉन्ड भी करा जा सकता है और एक और चीज़ इससे कम भी करा जा सकता है। जैसे मैंने बताया सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें ऐसा करा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये अहमदाबाद में पड़ती है, एक दिल्ली में भी है वैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। साइंटिस्ट फाइंड 3 न्यू क्रेटर्स ऑन मार्स। न्यूज़ ये है 3 क्रेटर, हिल्सा, लाल एंड मुरसान, ये 3 क्रेटर हैं जो इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन ने ये पाए हैं वहाँ पर। तो इन 3 क्रेटर्स को हमने नाम करा है कैसा, एक तो है लाल, देवेंद्र लाल जो कि PRL के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पुराने कोई डायरेक्टर थे, उनके नाम पे एक को हमने लाल बताया, एक वो हिल्सा, एक मुरसान। हिल्सा नेम्ड आफ्टर ए टाउन इन बिहार, ऑल्सो 10 किलोमीटर वाइड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ लाल क्रेटर और रिम, और हिल्सा हो गया, और मुरसान नेम्ड आफ्टर टाउन इन उत्तर प्रदेश। तो हमारे बिहार और यूपी के 2 टाउन के नाम पे और एक डायरेक्टर के नाम पे हमने उनको नेम कर दिया। फिर लोकसभा सेशन फ्रॉम जून 24, न्यू MPs टू टेक ओथ एंड इलेक्ट स्पीकर। देखो होता क्या है, जब भी लोकसभा सेशन होता है, जो पुराने MPs होते हैं उनका तो ओथ पहले से हो चुका होता है पिछली बारी, जो नए MP होते हैं उनको ओथ दिया जाता है। किन के द्वारा दिया जाता है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जनरली पार्लियामेंट का, वो एक प्रो टेम स्पीकर की तरह, यानी कि कुछ टाइम का एक स्पीकर होता है, उसकी तरह अपॉइंट होता है और वो सबको ओथ दिलाता है। जब हाउस की मेंबरशिप हो जाती है तो सबसे पहला काम हाउस क्या करता है, अपना परमानेंट स्पीकर नियुक्त करता है, परमानेंट स्पीकर और फिर डेप्यूटी स्पीकर वगैरह। तो जब तक एक स्पीकर नियुक्त नहीं, इलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक लिए प्रो टेम स्पीकर ये सारी कार्यवाही चलाता है। और ये जो इलेक्शन है किस तरीके से होता है, सिंपल मेजॉरिटी से। जब सारे लोगों ने अपनी शपथ ले ली, सारा हाउस फिल हो गया, तो जितने भी लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे वो एक इलेक्शन करेंगे और अपना स्पीकर चुन लेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड विल अमास मेजर ऑयल सरप्लस बाय 2030 की बात हो रही है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब देखो ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कह क्या रही है, इसको हम आपको ऐसे समझा देते हैं। अभी इस समय दुनिया का जो ऑयल कंजम्पशन है वो कुछ ऐसा है कि 95 से लेकर 100 बैरल पर डे, BPD, हम इतने मिलियन बैरल पर डे हर रोज़ कंज्यूम करते हैं। अब इतना तो हम कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2024 में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन कितनी हो रही है, अराउंड 7 मिलियन बैरल पर डे, इतनी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और ये कहा गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कि बाय द टाइम 2030 हमारा जो कंजम्पशन है वो होगा तकरीबन, यहाँ शायद 114 लिख कर आया था, एक बार चेक कर लेते हैं, BPD। ठीक है, और हमारा जो ये तो होगा प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, खाली 106 बैरल पर डे, यानी कि हम 8 बैरल पर डे एक्स्ट्रा बना रहे होंगे। न्यूज़ ये कह रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये कह रहा है कि हम एक्स्ट्रा 8 बैरल पर डे 2030 तक बना रहे होंगे। अब आपको याद होगा 4-5 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि OPEC प्लस मेंबर्स ने अपना जो प्रोडक्शन है उसको कट करने का बोला है, कि वो 5% अपनी प्रोडक्शन कट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑयल हर साल एक्यूमुलेट हो रहा है, हर साल बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर न्यूज़। इस कॉन्टेक्स्ट को समझाया गया है कि क्यों वो जो इतने बैरल पर डे का जो वो है प्रोडक्शन, उसको कट करा गया है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था ये जो प्रोडक्शन कट करेंगे इससे एकदम से हो सकता है फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो राइज हो जाएं, हमारी जैसी कंपनी जो इकॉनमी है इंडिया और चाइना जैसी, उनको नुकसान हो। बट ऐसा अब लग नहीं रहा है।
इस न्यूज़ के आने के बाद, कहने का मतलब है इन्होंने बताया कि आप पहले से ही तो ज़्यादा बना रहे थे, इसको तो कम करा गया है। तो ग्लोबल ऑयल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज एट 106 मिलियन बैरल पर डे। वो पीक ऑयल होगा। पीक ऑयल क्या होता है, कितना पीक हमारा रिक्वायरमेंट होगा ऑयल का, पीक ऑयल बाय द एंड ऑफ डेकेड, वाइल द सप्लाई कैपेसिटी 114 मिलियन बैरल रीच कर सकती है, 8 मिलियन बैरल का सरप्लस होगा। तो बेहतर क्या है कि हम जो प्रोडक्शन है उसको हल्का सा कम कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। सतनामी सेक्ट प्रोटेस्ट एलिज्ड डेसेक्रेशन स्पार्किंग अनरेस्ट इन छत्तीसगढ़। अब सतनामी सेक्ट होता क्या है, कबीर के मानने वाले छत्तीसगढ़ में जो कि लेदर वर्कर्स रहे हैं। कबीर भी आपको पता होगा कि लेदर वर्कर थे, जिनके आप दोहे सुनते हैं। वो क्या कहते हैं, उनके मानने वाले छत्तीसगढ़ में एक सेक्ट बनाते हैं और ज़्यादातर एसटी कम्युनिटी में आजकल आते हैं। तो ये इन्होंने एक सेक्ट बनाई थी जिसका नाम था सतनामी। ठीक है, वो उन्हीं के आइडियाज़ को प्रचार और प्रसार करते थे। और इनफैक्ट इनका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इन्होंने औरंगज़ेब के अगेंस्ट, उनके रिलीजियस टैक्सेशन के अगेंस्ट डिफायंस करा था 1672 में। ठीक है, और इवन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एक सतनामी रिवोल्ट हुआ था। तो ये है। तो अब हुआ क्या है कि फिलहाल जो न्यूज़ आई है वो ये है कि मेंबर्स ऑफ सतनामी रिलीजियस सेक्ट इन छत्तीसगढ़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एलिज्ड डिसेक्रेशन ऑफ अ सेक्रेड साइट इन अमरकेव, बलोडा बाजार डिस्ट्रिक्ट। दिस लेड टू इंसिडेंट्स ऑफ वैंडलिज्म इंक्लूडिंग सेटिंग फायर और ये सब। तो आपको काम क्या करना है, आपको खाली इतना समझना है कि सतनामी सेक्ट है क्या, कि कबीर पंथ के फॉलोअर्स हैं और ज़्यादातर लेदर वर्कर्स होते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। और औरंगज़ेब के टाइम पे एक बार इन्होंने रिवोल्ट करा था और ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी रिवोल्ट करा था। और जब औरंगज़ेब के टाइम पे जो वो रिवोल्ट हुआ था वो नारनौल हरियाणा के आसपास हुआ था ड्यूरिंग द मुगल एरा। सतनामीज इनिशियली कंप्राइज ऑफ दोज एंगेज इन लेदर वर्क बिलोंगिंग टू अनटचेबल कास्ट। दे गेन प्रोमिनेंस for their defiance against Mughal tax operation under Aurangzeb, leading to significant revolt in Punjab and Haryana। ठीक है, तो ये बात थी। चलिए आकर आज जल्दी से हम कर लेते हैं अपना क्विज। 13 जून डेली करंट अफेयर का क्विज। चलिए, पूछा है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हाईएस्ट वेटेज किसका है। ये हैं मेनली वो हमारे कोर आर्टिकल्स, कोर इंडस्ट्रीज़, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। हम सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं और सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आगे चलते हैं। What do you understand by the term pro tem speaker? हमने अभी बताया था एक टेम्परेरी स्पीकर को कहते हैं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। फिर what are लाल मुरसान हिल्सा, अभी हमने देखा था ये क्रेटर हैं, मार्स पे डिस्कवर हुए हैं, ए ऑप्शन। फिर द कंपोनेंट ऑफ HIV वायरस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू होस्ट इम्यून सेल। देखो क्या होता है कि हर वायरस के ऊपर एक शेल होता है। जो HIV वायरस के ऊपर शेल होता है उसको कहते हैं एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन, और ये जनरली आइडेंटिफाई करता है कि वायरस किस टाइप का है। तो इसका आंसर है एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 टाइप कुछ होता है, इसको नाम दिया गया वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया। अभी हमने चेक करा था क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इसके फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो ये थे आज के करंट अफेयर। हम फिर से मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।